हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिगेंट क्लासेस। मैं कोमल दायमा पिछले कुछ दिनों से आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और आज हम क्या करेंगे? आज हम सेट 3 करेंगे इकोनॉमिक्स का। ठीक है, पीवाईक्यूज का सेट 3 करेंगे। इसके पहले हमने माइक्रो के एमसीक्यूज एंड सस्टेनेबल वाले एमसीक्यूज ये सब किए हैं। ठीक है, ये सब किए और किसको किस तरीके से डील करना है ये सब मैंने वीडियोस में बताया है। अगर आप इस हिसाब से इस बुक्स को कवर करोगे ना तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, हमने इससे पहले सेट 1 एंड सेट 2 भी देखे हैं, पीवाईक्यूज के सेट 1 एंड सेट 2 भी देखे हैं। ठीक है, चलिए आज हम सेट 2 कर रहे हैं, तो सॉरी सेट 3 कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको बहुत से ट्रिक्स, बहुत से टेक्निक्स बताए हैं, लर्न करने के लिए बताए हैं, नेम्स याद रखने के लिए बताए हैं, आंसर राइटिंग के लिए बताए हैं, प्रेजेंटेशन के लिए बताए। तो आज मैं आपको एक भी ट्रिक नहीं बताऊंगी। ठीक है, आज हम सीधा वीडियो लेंगे और जब ये वीडियो पोस्ट होगा उसके बाद आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन को स्टॉप करोगे और सोचोगे कि यहाँ पर कौन सी ट्रिक लगती है जो मैम ने बताई है। ठीक है, ऐसा अगर आप करोगे और इसका आपको अगर फायदा हो रहा है, इससे आपको इंप्रूवमेंट मिल रही है, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए। ओके फाइन, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम? नीचे दिए गए में कौन सी चीजें नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में यूज नहीं होती, ये पूछा गया है। ठीक है, ये पूछा गया है। तो देखिए, कमीशन ऑफ एन एजेंट फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड कार। ठीक है, सेकेंड हैंड कार दिया यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग को ये तो पता है कि सेकेंड हैंड चीजों को हम लोग जनरली नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते, बट यहाँ पर क्या पूछा गया? कमीशन ऑफ एन एजेंट। ठीक है, कमीशन ऑफ एन एजेंट, ये मेन पॉइंट है, ये मेन मुद्दा है, इसलिए ये काउंट होगा नेशनल इनकम में। ठीक है, ये काउंट होगा नेशनल इनकम में। अभी मुझे एक बात बताइए, सेकेंड हैंड, अभी मैंने बताया सेकेंड हैंड चीजें हम लोग क्या करते हैं, काउंट नहीं करते कमीशन इसमें नेशनल इनकम में। तो कमीशन ऑफ एन एजेंट ये जो पॉइंट है, ये एग्जैक्टली होता क्या है? देखिए, मैं ना मुंबई में हूँ, मैं हूँ मुंबई में। ठीक है, और मुझे जो एग्जैक्ट नैनो मॉडल जो बेचना है कार का, वो एग्जैक्ट नैनो मॉडल एक इंसान को दिल्ली में चाहिए। मुझे मुंबई में ऐसा कोई नहीं मिला जिसे ये मॉडल चाहिए, बट सेम पर्सन दिल्ली में है जिसे ये नैनो मॉडल चाहिए। तो अब मैं उसे ढूंढने जाऊंगी क्या? नहीं जाऊंगी। ठीक है, मेरे इतने कॉन्टेक्ट नहीं होंगे, बट एक एजेंट है, एक इंसान है जो सेकेंड हैंड का काम करता है, खरीदना बेचना, चाहे प्रॉपर्टी हो, कार्स हो, बाइक्स हो, एवरीथिंग। वो क्या करता है? लेता है और सेल करता है बीच में से। ठीक है, तो वो होता है एजेंट, वो होता है एजेंट। और वो फ्री तो नहीं करेगा, वो फ्री करेगा क्या? नहीं करेगा। ऑफकोर्स मैं इसे कार दूंगी, इसके बदले में ये मुझे पैसे देगा। ठीक है, पैसे देगा और हम दोनों भी हमारे प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा इंक्लूड इसे देंगे, इस बंदे को देंगे। ठीक है, तो ये उसका कमीशन हो गया। सो कमीशन नेशनल इनकम में काउंट होगा, बट सेकेंड हैंड कार की, सेकेंड हैंड चीजों की परचेस नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती। वीट केप फॉर सेल्फ कंजम्पशन बाय फार्मर। ठीक है, फार्मर ने वीट रखे हैं जो वो सेल्फ कंज्यूम करेगा। वीट एक फाइनल गुड है, तो ऑफकोर्स इसकी भी नेशनल इनकम में काउंटिंग होगी, पैसा तो उसको भी लगेगा। ठीक है, वो खुद के लिए रख रहा है, इसका मतलब ये है क्या कि वो वीट फ्री है? वो फ्री है, वो उसके लिए फ्री है, लेकिन उसको प्रोड्यूस करने के लिए तो उसे पैसा लगा था। बस फर्क इतना है कि वो मार्केट में से ना लाते हुए खुद अपने बनाए हुए यूज करेगा। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है। देन उसके बाद शेयर सोल्ड इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, शेयर्स जो स्टॉक मार्केट में सोल्ड हुए हैं, अगेन दिस इज द सेकेंड हैंड, क्योंकि हम क्या करते हैं, बहुत से लोगों से लेते हैं फिर बेचते हैं, किसी से खरीदूंगी फिर किसी को बेचूंगी, तो वो सेकेंड हैंड हो गए, राइट? सो अब आंसर सी, ये सही आंसर है, शेयर सोल्ड इन स्टॉक मार्केट। क्योंकि सर्विस ऑफ अ लॉयर हायर्ड बाय फर्म, ऑफकोर्स ये नेशनल इनकम में काउंट होगी, ये नेशनल इनकम में काउंट होगी। ठीक है, क्योंकि हम किसी को सर्विस दे रहे हैं तो वो सर्विस नेशनल इनकम में काउंट होगी। जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही है ना, सर्विस देने के बाद उससे सैलरी तो मिलेगी। दिस विल कॉल्ड इन दिस विल कैलकुलेटेड इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो ये भी नेशनल इनकम में काउंट होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? सो राइट आंसर इज शेयर सोल्ड इन मार्केट, स्टॉक मार्केट। ठीक है, आप कंफ्यूज हो सकते हो ये वीट सेल्फ कंजम्पशन वाले पार्ट से। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि इसकी तो उसने तो पैसे दिए ही नहीं, तो ये काउंट नहीं होंगे, बट ये राइट आंसर नहीं है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। समझ गए आप लोग? इट्स टू इजी, राइट? क्वेश्चन आसान था, यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम? ठीक है, नीचे दिए गए कौन से फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो क्या है, नॉट पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के कंपनसेशन का पार्ट नहीं है जब नेशनल इनकम हम निकालते हैं। ठीक है, जब नेशनल इनकम हम निकालते हैं तो ये कंपनसेशन का पार्ट नहीं है एम्प्लॉयज के, ये पूछा गया है। तो ये क्या है? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, रेंट फ्री हाउस, term insurance plan by employee, contribution to provide
सॉरी, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय कंपनी, ठीक है, प्रोविडेंट फंड बाय कंपनी। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। देखिए, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, रेंट फ्री हाउस। देखिए, वेजेस एंड सैलरीज ये तो ऑफकोर्स काउंट होगा उसके कंपेंसेशन में, रेंट फ्री हाउस भी ऑफकोर्स काउंट होगा, ठीक है। टर्म इंश्योरेंस प्लान बाय एम्प्लॉय ये नहीं होगा, क्योंकि ये एम्प्लॉय ने खुद किया है, ये कंपनी ने नहीं किया है। देखिए, एम्प्लॉय खुद क्या कर रहा है, टर्म इंश्योरेंस प्लान कर रहा है उसके लिए। कंपनी हर बार टर्म इंश्योरेंस देती है क्या? नहीं देती है, बहुत कम बार देती है, और देती भी है तो कंपेंसेशन में काउंट नहीं होता है, ठीक है, वो कंपेंसेशन में काउंट नहीं होता है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फाइंड बाय कंपनी, फाइंड नहीं है सॉरी, इट्स फंड, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय कंपनी ये भी कंपेंसेशन में काउंट होता है, क्योंकि पैसा बाद में उसे मिलता है, ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, टर्म इंश्योरेंस प्लान बाय एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय का टर्म इंश्योरेंस प्लान। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट। If all the depositors one day come to withdraw all the cash, what will be the role played by RBI? ठीक है, जो सारे डिपॉजिटर्स है बैंक के, डिपॉजिटर्स मतलब ये SBI है, ठीक है। मेरी मंथली पेमेंट आती है 30,000, सपोज मेरी मंथली पेमेंट है 30,000, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने महीने में 5,000 रुपीज एज ए डिपॉजिट रखूंगा बैंक के पास, ठीक है, बैंक के पास एज ए डिपॉजिट रखूंगा, ठीक है, ये मेरा काम है, ठीक है, मैं अपना डिपॉजिट रखूंगा। तो एक दिन क्या हुआ, सारे के सारे डिपॉजिटर्स कैश विड्रॉ करने के लिए आ गए। अब ये मैं रख रहा हूँ, मेरे जैसे 1000 लोग रखेंगे, ठीक है। सो उस वक्त आरबीआई क्या रोल प्ले करेगी, उस वक्त आरबीआई क्या रोल प्ले करेगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, मेंटेनिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, नो, क्योंकि इसका यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है, इसका यहाँ पर कोई रोल है क्या, नहीं है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट ये देखते हैं। सो मेंटेनिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये नहीं होगा, क्योंकि इसका यहाँ पर कोई कंसल्ट नहीं है। पहली बात आप ये समझिए कि सबके सब डिपॉजिटर्स अपना पैसा लेने के लिए क्यों आएंगे। ऑफ कोर्स बैंक में अगर कुछ नेशनल क्राइसिस आ गया है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है, तभी सब लोग आएंगे, ठीक है। इसका मतलब बैंक के पास पैसा नहीं है, ठीक है, बैंक के पास पैसा नहीं है, ठीक है। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब लास्ट में आपको यही लोग, आरबीआई ही आपको क्या देगी, लोन देगी। मेंटेनिंग कैश रिजर्व भी नहीं आएगा, करेंसी इशू भी नहीं आएगा, ठीक है, करेंसी इशू तो नहीं कर सकती एक बैंक के लिए आरबीआई, और कैश रिजर्व का मेंटेनेंस पहले से रखती है आरबीआई। कुछ इश्यू होने की वजह से अगर वो भी हट जाए तो लास्ट फंक्शन यही बचता है कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब वो आपको क्या देगी, लोन देगी, ठीक है, वो आपको क्या देगी, लोन देगी, बैंक को लोन देगी, और बैंक अपने डिपॉजिटर्स को पैसा वापस देंगे, और उसमें से कुछ पैसा सेव करके फिर से अपने बैंक का काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। समझ गए आप लोग, इजी, ठीक है। सिचुएशन समझ के आंसर कीजिएगा। सिचुएशन तभी आती है, सारे डिपॉजिटर्स जब पैसा तभी मांगते हैं जब उनके पास जब बैंक का कुछ क्राइसिस हो, ठीक है, जब बैंक का कुछ क्राइसिस हो तभी सारे लोग क्या करते हैं, पैसा मांगते हैं, ठीक है। समझ गए आप लोग, फाइन, ग्रेट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेक फ्रॉम IMF, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, ठीक है, जो इंटरेस्ट है वो लोन पे हो रहा है, टेकन फ्रॉम IMF विल बी रिकॉर्डेड इन डैश साइड ऑफ अकाउंट, ठीक है। बैलेंस ऑफ अकाउंट का है ये, बैलेंस ऑफ अकाउंट पता है आप लोगों को, राइट, हम लोगों ने किया था बैलेंस ऑफ अकाउंट। तो ये उसका क्वेश्चन है कि जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं IMF को, हम लोग IMF को इंटरेस्ट पे करते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, कैसे इंटरेस्ट पे करेंगे, जिनसे उनसे हमने लोन लिया है उसके बदले में हम उन्हें इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है। तो ये किस कैपिटल साइड ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, ठीक है, किस साइड ऑफ अकाउंट में ये रिकॉर्ड होगा, ये पूछा गया है, ठीक है। तो किसमें होगा, अकॉर्डिंग टू यू किसमें होगा। देखिए, क्रेडिट या डेबिट ये जानना जरूरी है यहाँ पर, क्रेडिट या डेबिट ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर। तो देखते हैं किसमें होता है, ठीक है। देखिए, ऑप्शन ए है क्रेडिट एंड करंट, ऑप्शन बी है डेबिट एंड करंट, ऑप्शन सी है क्रेडिट एंड कैपिटल, ऑप्शन डी है डेबिट एंड कैपिटल, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्रेडिट, डेबिट, कैपिटल या करंट। देखिए, ये तो पूरी तरीके से सही है कि डेबिट ही आएगा, ठीक है, ये तो पूरी तरीके से सही है कि डेबिट ही आएगा, ठीक है। चाहे फिर वो ये डेबिट हो, सॉरी, चाहे फिर वो ये डेबिट हो, ऑप्शन बी वाला या ऑप्शन 4 वाला डेबिट हो, ठीक है, ऑप्शन बी वाला डेबिट हो या ऑप्शन 4 वाला डेबिट हो, लेकिन आएगा क्या, डेबिट ही आएगा, ठीक है। तो अभी करंट में आएगा या कैपिटल में आएगा ये देखना है। तो करंट अकाउंट मतलब क्या, जिसमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स काउंट होते हैं, जिसमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, काउंट होते हैं, ठीक है, उसे करंट अकाउंट कहते हैं।
ठीक है, उसे करंट अकाउंट कहते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सही जवाब है। ओके फाइन, समझ गए आप लोग। तो जो इंटरेस्ट पेड होते हैं ऑन लोन टेकन फ्रॉम आईएमएफ, ठीक है, विल बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। ठीक है, डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। अब डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड तो आप जानते हो, ठीक है, डेबिट क्रेडिट, ठीक है, ये तो आप जानते हो। मेरी एक कंपनी है जिसमें मैंने ये लगाया है, फंड लगाया है 50 लाख का। ठीक है, फंड लगाया है 50 लाख का, और उसमें से मैंने 30 लाख रुपीज मशीनरी के लिए स्पेंड किए। तो जो पैसा स्पेंड होता है वो डेबिट में आएगा, और जो पैसा अंदर आता है, जैसे मेरे प्रॉफिट, उसके बाद मैंने रॉ मटेरियल की 10 लाख रुपीज लगाए और 10 लाख मेरे पास पेयर बचे। मैंने ये सब क्रिएट कर मैंने माल तैयार किया, और उसका मुझे पैसा कितना आया, 60 लाख रुपीज। ठीक है, उसका मुझे पैसा आया 6 लाख। इट इज एन एग्जाम्पल, इतनी जल्दी इतने पैसे नहीं आते, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो मेरा जो प्रॉफिट है, मेरे जो इन्वेस्टमेंट है वो क्रेडिट में आएगी। ठीक है, और मेरा जो स्पेंडिंग है या फिर जो मेरा लोन इंटरेस्ट दे रही हूँ मैं अगर, तो ये सब डेबिट में आएगा। ठीक है, तो डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। ठीक है, डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों, क्योंकि ये सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, समझ गए आप लोग। इट्स इजी राइट, इट्स टू इजी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच इज द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, द मेन एम ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वाज। ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परस्यूड की थी, उनका मेन एम क्या था, उनका मेन एम क्या था। बहुत आसान क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले बुक में था। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले बुक में था, और ये सेम क्वेश्चन मैंने हमारे एमसीक्यूज में किया था। द सेम क्वेश्चन आई वाज आस्क्ड इन एमसीक्यूज। ठीक है, सो देखिए, अगर आप लोग एमसीक्यूज करते जाते हैं तो यू कैन सॉल्व योर पीवाईक्यूज। ठीक है, मतलब आप एक सीयूईटी की एग्जाम्स वाला क्वेश्चन जो मैंने मेरे एमसीक्यू में ऑलरेडी कवर किया था, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आपके एमसीक्यूज में ही प्रैक्टिस हो जाए तो आप एग्जाम में तो उसे कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, उसका आंसर क्या है। तो मेन एम क्या था इकोनॉमिक पॉलिसीज का, जो ब्रिटिश पीरियड में इकोनॉमिक पॉलिसीज बनते थे उनका मेन एम क्या था कॉलोनियल गवर्नमेंट के वक्त। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, नॉट एट ऑल, उनका ये एम नहीं था कि इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो। ठीक है, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री। ठीक है, ये हो सकता है, अभी इसे सिर्फ स्टार मार्क करते हैं, आगे का ऑप्शन देखते हैं। टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड, नॉट एट ऑल, वो क्या करते थे, हमसे रॉ मटेरियल ले जाते थे, अपने कंट्री में फिनिश गुड्स क्रिएट करते थे, तो ये भी आंसर नहीं है। टू प्रोमोट इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करना, ये भी उनका मेन एम नहीं था। उनका मेन एम था प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री, उनके होम कंट्री का प्रोटेक्शन और प्रमोशन करना। ठीक है, मतलब उनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन करना। वो ये कैसे करते थे, हमारे पास से रॉ मटेरियल ले जाते थे, वहां पर उसके फैक्ट्रीज में उनको तैयार करते थे, और डबल रेट पर हमको ही उसे सेल करते थे, डबल रेट पर हमको ही उसको सेल करते थे। तो ऑफकोर्स ये उनका प्रॉफिट था। पहले तो रॉ मटेरियल इतने चीप प्राइस में ले जाते थे जितनी उनकी प्राइस भी नहीं होती थी। सपोज अगर मुझे कॉटन टेक्सटाइल के लिए कुछ क्लोथ्स चाहिए, और मेरे एक कॉटन हैंडी, मेरे छोटा कॉटन रुमाल होता है ना, उसका प्राइस 30 रुपीज है, तो ये हमें 10 रुपीज या 15 रुपीज ही देते थे उसके बदले में। ठीक है, तो इतने चीप रेट पर वो क्या करते थे, रॉ मटेरियल्स ले जाते थे, वहां पर वो अपने पैसे बचाते थे। अगेन उसको वहां पर प्रोडक्शन फैसिलिटीज भी, चीप प्रोडक्ट बनाते थे, बहुत अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं बनाते थे, बिल्कुल हल्की क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाते थे, और उसको डबल रेट पर यहाँ सेल करते थे, उसको डबल रेट पर यहाँ सेल करते थे। अगर मुझे रॉ मटेरियल 30 रुपए का लग रहा है एक रुमाल बनाने के लिए, तो पहले तो मुझे उसके पैसे ही 10-15 रुपए वो दे रहे थे, और उसके बाद अगर मैं इसको 60 में सेल करता हूँ, मेरी सारी मेहनत और मिलाकर 50 रुपए में पूरा बन चुका है, और मैंने 10 रुपीज ऐसा प्रॉफिट रखा है, और अगर मैं इसे 60 में सेल कर रहा हूँ तो वो हमें 120 में सेल करते थे। तो वो प्रॉफिट कितना देते थे, यहाँ पर तो 15 रुपए पहले ही कट गए, उनको बनाने के लिए भी 20 रुपए नहीं लगते थे, उनको बनाने के लिए भी 10 रुपए लगते थे, तो सपोज पूरे 25 या 30 रुपीज उनको लगते थे बनाने के लिए। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना ले रहे थे एक चीज के पीछे, देख रहे हैं आप। तो उनका मेन एम ही ये था कि वो प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन करें उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट का। ठीक है, उनके होम कंट्री का। ठीक है, उनके होम कंट्री के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को वो प्रोटेक्ट करे और उसका प्रमोशन करे, दैट वाज देयर मेन एम। ठीक है, ये उनका मेन एम था। फाइन, समझ गया। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने नहीं भी पढ़ा होता तो भी आप इसका आंसर दे सकते हैं, मतलब आपने कभी इसको पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, आपके दिमाग में कभी आया ही नहीं है, तो भी आप इसका आंसर दे सकते थे, क्योंकि डायरेक्टली दिखा है। उन्होंने हमारे डेवलपमेंट के लिए तो कभी कुछ किया नहीं था, राइट। उन्होंने हमेशा जो किया वो अपने फायदे के लिए किया। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन नहीं भी पढ़ते हो तो यू कैन आंसर दे, और 5 मार्क्स तो आपको यहाँ पर मिल ही जाएंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग।
ये क्वेश्चन मैंने एमसीक्यूज में करवाया था। देखिए अगर आप एमसीक्यूज जाकर देखते हैं अभी भी ऑन दिस मोमेंट भी, तो आपका फायदा ही है, देयर इज नथिंग टू वरी, ठीक है। अगर आप एमसीक्यूज देख रहे हो, सोच रहे हो कि पता नहीं कौन आकर पढ़ा रहा है, तो आपको उसमें चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने लिया है जो ऑलरेडी आपके पीवाईक्यूज में कवर हो चुका है। इसका मतलब इट विल बी द बेस्ट थिंग, ठीक है, इट विल बी द बेस्ट थिंग, ठीक है, फाइन। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ 5 ईयर प्लान, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है पीवाईक्यूज में। रिपीटेड इन द सेंस, पहले हमें पूछा था कि कौन से 5 ईयर प्लान्स के गोल है, अभी पूछ रहे कि कौन सा नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो सेम ही है, पढ़ना तो हमें एक ही है। अगेन दिस इज फ्रॉम योर सस्टेनेबल वाला पार्ट, और ये क्वेश्चन भी मैंने अपने इसमें लिया था एमसीक्यू सीरीज में, ठीक है। देखते हैं ये क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ 5 ईयर प्लान, ठीक है, नीचे दिए गए में से 5 ईयर प्लान का कौन सा गोल नहीं था। सेल्फ रिलायंस था। 5 ईयर प्लान में ऐसा डिसाइड था कि हमें अपने पर आत्मनिर्भर बनना है, ठीक है, हमें सारी चीजें इंडिया में प्रोडक्ट, सारी चीजों को इंडिया में क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, हमें बाहर की कंट्री से ज्यादा कुछ नहीं लेना है। सेल्फ रिलायंस एक गोल था, ठीक है, 5 ईयर प्लान का। लैंड सीलिंग वॉज नॉट अ गोल, लैंड सीलिंग गोल नहीं था, ठीक है। इक्विटी गोल था 5 ईयर प्लान का। 5 ईयर प्लान में ऐसा दिखाया गया था कि सब कुछ, सारे लोग क्या होने चाहिए, वो इक्वल होने चाहिए, सब कुछ, सारे जितने भी लोग हैं इंडिया के, वो सारे लोग इक्वल होने चाहिए, ठीक है, उनको सारे अपॉर्चुनिटीज, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक हो, ये सारी अपॉर्चुनिटीज उनको मिलनी चाहिए, सब में इक्वालिटी होनी चाहिए। तो ये भी गोल था 5 ईयर प्लान का। आफ्टर दैट मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन भी गोल था, जिसमें हम टेक्नोलॉजी पर ध्यान दें, ठीक है, हम ऐसे चीजें क्रिएट करें जो इंडिया में इससे पहले नहीं थी। ये सारे एम थे, जैसे कुछ अच्छे ब्रिजेस इंडिया में नहीं है, अच्छे स्टैचूज इंडिया में नहीं है, टूरिज्म को डेवलप करें, ये भी मॉडर्नाइजेशन का पार्ट है, राइट। तो ये सारे एम थे हमारे 5 ईयर प्लान के, ठीक है। तो लैंड सीलिंग वाज नॉट द एम, क्वेश्चन आंसर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, सॉरी, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ठीक है, फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस। Through which of the following system did China achieved equitable distribution of food grains, ठीक है, ऐसी कौन सी, अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम, मतलब ये क्वेश्चन मैंने अपने एमसीक्यू में लिया है, ठीक है। अगेन दिस क्वेश्चन आई हैव टेकन इन माय एमसीक्यू, ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन अपने एमसीक्यू में लिया है। सो दिस इज द इजी क्वेश्चन, ओके, दिस इज द इजी क्वेश्चन जो मैंने अपने एमसीक्यू में कवर किया है। देखिए अगर आप एमसीक्यू सीरीज देखकर जाते हैं तो इट विल बी डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू, आपको ये पक्का हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि जाकर सारे वीडियोस देखिए, ये आपके एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है, फाइन। चलिए ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ऐसी कौन सी सिस्टम थी जिसकी वजह से चाइना ने इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स अचीव किया, ठीक है, मतलब सब लोगों को बराबर से खाना बांटने में, सब लोगों को बराबर से फूड ग्रेन्स उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए इक्वली। ऐसी कौन सी स्कीम थी उनकी, ऐसी कौन सी सिस्टम थी। तो इसका आंसर है कम्यून सिस्टम, ठीक है, इसका आंसर है कम्यून सिस्टम। अगेन दिस इज फ्रॉम योर सस्टेनेबल वाला पार्ट, सस्टेनेबल वाले पार्ट में ही था ये, ठीक है, सस्टेनेबल वाले पार्ट में ही था ये, ओके फाइन। तो कम्यून सिस्टम ऐसी सिस्टम थी जो चाइना ने स्टार्ट की, जिसकी वजह से उन्हें इतना फायदा हुआ कि वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स इक्वली किए लोगों में, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स किए, फाइन। दिस वाज द इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। In 1991, dash was the immediate impact of devaluation of Indian rupee, ठीक है, इंडियन रूपी का जो डिवैल्यूएशन हुआ था, मतलब वैल्यू कम हो गई थी 1991 में, ठीक है। तो उसका इमीडिएट इफेक्ट क्या था, उसका इमीडिएट इफेक्ट क्या हुआ, ठीक है। तो वो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इंक्रीज इन इनफ्लो ऑफ, सॉरी ये सारे कैपिटल में होने चाहिए थे, आई एम सो सॉरी, इट इज ऑल इन स्मॉल बट इट्स ओके। इंक्रीज इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज के इनफ्लो में इंक्रीज हुआ। डिक्रीज इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज का जो इनफ्लो था उसमें डिक्रीज हुआ। इंक्रीज इन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब बाहर से पैसा आना जाना, इसका इंक्रीज हुआ। या फॉल इन फॉरेन रिजर्व, फॉरेन रिजर्व का फॉल हुआ। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, आपका अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा। इन 1991 डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रूपी, मतलब हमारे पैसे की कीमत डॉलर के आगे कम हो गई, हमारे पैसों की कीमत डॉलर के आगे क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो अभी बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। सो देखिए हमारे इंडियन रुपए का क्या हुआ, डिवैल्यूएशन हो गया, ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू कम हो गई। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इंक्रीज इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज में इनफ्लो में इंक्रीज होगा, ठीक है। मतलब कैसे लोग ज्यादा डॉलर खरीद पाएंगे, क्योंकि हमारे रुपए की, हमारे जो रुपये है इसका जो
उसकी जो वैल्यू है वो कम हो गई थी, तो इसके बदले में लोग ज्यादा फॉरेन ले पाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज ले पाएंगे, ज्यादा डॉलर खरीद पाएंगे। ठीक है, तो आंसर 1 और आंसर ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सही जवाब है इसका। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच इज द क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, चलिए देखते हैं। Sorry, it is the question number 9. I'm so sorry. Dash refers to a situation where all those who are able to work and are willing to work are getting work. ठीक है, डैश रेफर्स मतलब ऐसे लोग जो, ऐसे सिचुएशन है जहां पर सारे लोगों को काम करना है, मतलब सारे लोग काम कर सकते हैं और काम कर रहे हैं एंड उनको काम मिल रहा है। ठीक है, समझ गए? फिर से बताती हूँ। डैश रेफर्स टू सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन, ऑल दोज हु आर एबल टू वर्क, सारे लोग काम कर रहे हैं मतलब काम कर सकते हैं, विलिंग टू वर्क, काम करने का मन है और उनको काम मिल भी रहा है, ऐसी एम्प्लॉयमेंट को क्या कहते हैं? ऐसी एम्प्लॉयमेंट को क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। अगेन दिस इज फ्रॉम योर सस्टेनेबल वाला बुक। ठीक है, सस्टेनेबल वाला जो बुक है उसमें का क्वेश्चन है। ठीक है, फाइन। तो देखिए इस बुक का वेटेज अच्छा है, काफी है। हमने अभी तक 30+ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो उसमें 15 to 20 क्वेश्चन आ गए सस्टेनेबल वाले बुक से। ठीक है, सो इस बुक का वेटेज अच्छा है और पार्टली ये बुक इजी है माइक्रो और मैक्रो को कंपैरिजन में। मतलब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमको इस वाले पार्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा आसानी जाती है रादर देन माइक्रो एंड मैक्रो। ओके, सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप इस बुक पर भी ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि इस बुक में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पूछे जा रहे हैं। फाइन, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो देखिए, अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब, पहले हम इनके मीनिंग समझ लेते हैं। ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब ऐसी एम्प्लॉयमेंट जहां पर ना वर्कर को काम मिल रहा है लेकिन वो काम फिक्स नहीं है। ठीक है, वो काम फिक्स नहीं है या फिर उसके कैपेबिलिटीज के हिसाब से ठीक नहीं है। ठीक है, उसके कैपेबिलिटीज के हिसाब से ठीक नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? ऐसा काम जहां पर वर्कर को काम तो मिल रहा है लेकिन वो काम फिक्स नहीं है, जैसे इनफॉर्मल सेक्टर्स में होता है 5 दिन काम, ठीक है, 4 दिन काम है हफ्ते में, 3 दिन काम नहीं है, 6 मंथ्स वर्क में काम है आपको, 6 मंथ्स काम नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द अंडर एम्प्लॉयमेंट, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट में आता है। पार्शियल एम्प्लॉयमेंट मीन्स मतलब आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो उसके साथ एक पार्ट टाइम काम कर रहे हो। ठीक है, दिस इज द पार्शियल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स आपको काम करने का मन है, काम अवेलेबल है और आपको काम मिल भी रहा है। ठीक है, आप काम करने के लायक हो, आपका मन है और आपको काम मिल भी रहा है। दिस इज द फुल एम्प्लॉयमेंट विच इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, एंड वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट मीन्स, वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट का मतलब नॉट गेटिंग वर्क एज चॉइस। ठीक है, ऐसा काम नहीं मिल रहा है, काम मिल रहा है बट एज पर चॉइस नहीं मिल रहा है। ठीक है, जैसे आपकी चॉइस है उस चॉइस के हिसाब से या फिर उस जैसे आपको ट्रेनिंग मिली है उस ट्रेनिंग के हिसाब का वो काम नहीं है। ठीक है, समझ गए आप लोग? सो अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब काम मिल रहा है लेकिन कंटिन्यू काम नहीं है या फिर वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है। पार्शियल एम्प्लॉयमेंट मतलब काम फुल टाइम कर रहे हो उसके साथ पार्ट टाइम। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब, फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू सिचुएशन वेयर ऑल दोज हु आर एबल टू वर्क मतलब काम कर सकते हैं, एंड आर विलिंग टू वर्क मतलब काम करने का मन है, एंड आर गेटिंग वर्क, ठीक है, और उनको काम मिल रहा है। दिस इज द फुल एम्प्लॉयमेंट। एंड वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट मतलब काम मिल रहा है, दे आर गेटिंग वर्क बट नॉट ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, काम तो मिल रहा है लेकिन उनकी चॉइस का काम नहीं है, उनके चॉइस का काम नहीं है। दिस इज द वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, समझ गए आप लोग? दिस इज द सस्टेनेबल वाला पार्ट। और ये मैंने अपने एमसीक्यूज वीडियो में सारे एम्प्लॉयमेंट्स के टाइप एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार उस वीडियो को जाकर देखिए जिसमें सारे एम्प्लॉयमेंट्स के टाइप एक्सप्लेन मैंने आप लोगों को किए। ठीक है, फाइन, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच इज द क्वेश्चन नंबर 10। All the public sector establishments and those private sector establishment which employ 10 hired workers or more are called। ठीक है, देखिए सारे पब्लिक सेक्टर एंड सारे प्राइवेट सेक्टर जो 10 से ज्यादा लोगों को काम दे रहे हैं, 10 या 10 से ज्यादा लोगों को काम दे रहे हैं, ऐसे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स को क्या कहते हैं? ठीक है, ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स को क्या कहते हैं? ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट मतलब काम सेट करना या फिर एक फैक्ट्री है जिस जो अभी अभी एस्टेब्लिश हुई और वो 10 या 10 से ज्यादा वर्कर को काम दे रही है। ठीक है, सो सारे पब्लिक सेक्टर और सारे प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट जो 10 या 10 से ज्यादा लोगों को काम दे रहे हैं, ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स को क्या कहते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। देखिए प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट नहीं आ सकता क्योंकि क्वेश्चन में ही उन्होंने कहा है कि सारे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर। ठीक है,
ठीक है। तो सारे प्राइवेट और पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट अगर क्वेश्चन में ही कवर है तो ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 तो यही कट हो जाएगा। ठीक है, 3 एंड 4 तो यही कट हो जाएगा। तो आपकी लड़ाई सिर्फ 2 ऑप्शन की बचती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एन एलिमिनेशन। ठीक है, तो आपकी लड़ाई सिर्फ 2 ऑप्शन की बचती है, तो इनफॉर्मल सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट या फॉर्मल सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? फॉर्मल सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट, जहां पर लोग 10 या 10 से ज्यादा लोगों को काम दे रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट्स के बाद। ठीक है, 10 या 10 से ज्यादा लोगों को जहां पर काम दिया जा रहा है वो फॉर्मल सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट है। वो क्या है? फॉर्मल सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट मतलब जहां पर वर्क रेगुलर नहीं है, जहां पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम है, जहां पर आपको आधे टाइम काम होता है आधे टाइम नहीं होता है, सैलरीज फिक्स नहीं है, ये सारे इनफॉर्मल सेक्टर में आएंगे। और फॉर्मल सेक्टर में क्या आएगा? सैलरीज फिक्स है, लीव्स मिलती है, पेड लीव्स होती है, मैटरनिटी लीव मिलती है, उसके बाद कुछ सुविधाएं मिलती है जैसे मेडिकल एक्सपेंसेस मिलते हैं। ठीक है, ये सारे इनफॉर्मल फॉर्मल सेक्टर ऑफ फॉर्मल सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट्स में आएंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ द स्लाइड। ये क्वेश्चन भी रिपीट है। ठीक है, रिपीट नहीं है, इसके पहले आयुष मिनिस्टर के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको आयुष का फुल फॉर्म वहीं पर एक्सप्लेन किया था। क्यों किया था? क्योंकि आई नो कि ये पूछा जाता है। ठीक है, मैं जानती थी कि इसको पूछा जाता है, दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन यू देयर। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस दी क्वेश्चन। आयुष स्टैंड्स फॉर, आयुष किसके लिए स्टैंड है? ठीक है, तो एलोवेरा, योगा, एलोवेरा है तो ये ऑप्शन यही कट हो जाएगा क्योंकि ए से आयुर्वेदा होता है। आयुर्वेदा, यिन यान, यूनानी, स्पिरिचुअलिटी एंड होम्योपैथी, नहीं ये भी नहीं है। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी, दिस इज द आंसर। ठीक है, दिस इज द आंसर। ठीक है, ए स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा, वाई स्टैंड फॉर योगा, यू स्टैंड फॉर यूनानी, एस स्टैंड फॉर सिद्धा, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी। ठीक है, दिस इज द आंसर, दिस विल बी द आंसर। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो कभी कभी ना ऑप्शंस में आपको आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी ऐसा भी दे सकते हैं, ऐसा भी दे सकते हैं। तो उस वक्त आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर वो ही राइट होगा। ठीक है, आंसर वो ही राइट होगा। फाइन, और आयुष ये क्या है? आयुष मिनिस्ट्री है। ठीक है, आयुष क्या है? मिनिस्ट्री है। इसका काम क्या है? ये प्रोमोट करता है, प्रोमोट करता है होम्योपैथी एंड योगा को। ठीक है, मतलब इनका मेन एम क्या है? इंडिया की जो नेचुरल चीजें हैं इनको ये प्रमोट करता है, जैसे नेचुरल मेडिसिन आ जाए। आयुर्वेदा में नेचुरल मेडिसिन है, योगा इज अ नेचुरल हीलिंग थेरेपी, योगा इज नेचुरल हीलिंग थेरेपी, यूनानी इज नेचुरल हीलिंग थेरेपी, सिद्धा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, ये सब इंडियन है। ठीक है, तो इनका काम है कि इन्हें प्रमोट करना, इन्हें प्रमोट करना। ठीक है, आयुष मिनिस्ट्री है, इनका काम इन्हें प्रमोट करना है। अगेन आयुष का ईयर एस्टेब्लिशमेंट ईयर देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आयुष पे से ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि आपके बुक में मेंशन है। अगेन दिस इज फ्रॉम योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला बुक। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले बुक में है ये। ठीक है, तो देखते हैं कि इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई। ठीक है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई वो भी देख लेते हैं, क्योंकि आयुष में पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा? इट इज अ मिनिस्ट्री, ये एस्टेब्लिश कब हुआ, इसका फुल फॉर्म या फिर इसका वर्क। ठीक है, इतनी ही चीजें पूछी जा सकती है। तो देखते हैं इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। ठीक है, सो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 9 नवंबर 2014 में। ठीक है, 9 नवंबर 2014। सो आयुष स्टैंड फॉर आयुर्वेदा, योगा, उनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी। इट्स एस्टेब्लिश्ड ऑन 9 नवंबर 2014। सिर्फ ईयर याद रखोगे तो भी इनफ है। ठीक है, ईयर याद रखोगे तो भी इनफ है। इसका मेन नेम है होम्योपैथी एंड योगा, मतलब इंडियन चीजों को प्रमोट करना। और दिस इज अ मिनिस्ट्री, ये क्या है? एक मिनिस्ट्री है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। और इसका ज्यादा प्रमोशन इन कोविड पीरियड हुआ था। ज्यादा प्रमोशन कब हुआ था? कोविड पीरियड में हुआ था। ठीक है, फाइन, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन टर्न्स ह्यूमन रिसोर्स इनटू। ठीक है, जो एजुकेशन में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ये ह्यूमन रिसोर्स को किस में कन्वर्ट करती है? किस में कन्वर्ट करती है? अगेन दिस इज फ्रॉम योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और अगेन दिस इज फ्रॉम माय एमसीक्यू वीडियो। ठीक है, मैंने जो एमसीक्यू वीडियो क्रिएट किए थे उसमें ये क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया है। ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन मैंने लिया है। फाइन, तो एजुकेशन में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स किस में टर्न होता है? ठीक है, अभी आप मुझे बताइए, आप लोग अभी पढ़ रहे हो। ठीक है, क्यों पढ़ रहे हो? आप लोग की इच्छा है ना कि आप पढ़ो लिखो कुछ बनो और इसका फायदा आपकी कंट्री और मम्मी पापा को हो। ठीक है, दिस इज योर एम, दिस इज योर एम। ठीक है, तो अभी अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, और आप साइंटिस्ट बने,
इकोनॉमिक्स से कोई साइंटिस्ट बन नहीं सकता है, रिसर्च कर कर बन सकता है। इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन रिसर्च, ठीक है। तो अगर आप रिसर्चर बन गए, यू आर अ गुड रिसर्चर, और आपने इतने अच्छे अच्छे रिसर्च लाए जो इंडिया को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है, जो इंडिया को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है, ठीक है, इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में इंडिया की छवि ही अलग क्रिएट हो रही है आपकी रिसर्च की वजह से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया कि आपने आपकी पढ़ाई को एक नया फॉर्म लिया है, एक नया फॉर्म दिया है, जिससे कंट्री की डेवलपमेंट हो रही है, जिससे कंट्री की डेवलपमेंट हो रही है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है या फिर ह्यूमन कैपिटल हो रहा है। तो आप किसको टिक करोगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन या ह्यूमन कैपिटल? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट विल बी द आंसर? दोनों ऑप्शन सेम है, नजदीक पास है। तो देखिए क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन टर्न्स ह्यूमन रिसोर्सेस इनटू, ठीक है, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करने से ह्यूमन रिसोर्स किस में कन्वर्ट हुए, किस में कन्वर्ट हुए, ये पूछा है। सो ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हुए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। सो ह्यूमन कैपिटल टर्म्स समझ लीजिए। ह्यूमन कैपिटल मतलब एक ऐसी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमंस जिससे देश आगे बढ़ेगा। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एजुकेशन में। मीनिंग समझ लीजिए, मीनिंग समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हेल्थ में, माइग्रेशन में, ठीक है, हम इन सब चीजों पर क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं। बट इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन टर्न्स ह्यूमन रिसोर्स इनटू ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। उन्होंने ऑलरेडी दिया है कि इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, अगर हम एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स को किस में टर्न करेगा? सो इट्स सिंपल, ह्यूमन कैपिटल में। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अगेन नहीं आएगा, ठीक है, अगेन फॉर्मेशन नहीं आएगा। हाँ, ऐसा पूछा जा सकता है, चूज द फॉलोइंग आंसर्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। देन यू आर गोइंग टू चूज द माइग्रेशन, एजुकेशन, हेल्थ आंसर में, ठीक है। और अगर लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दिस हो गया तो ऑल ऑफ दिस, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में से आप क्या सिलेक्ट करोगे। तो जैसे क्वेश्चन फ्रेम होगा उस हिसाब से आपको आपका आंसर देना होगा, ठीक है, फाइन। ऐसा भी पूछा जा सकता है, एजुकेशन, हेल्थ एंड माइग्रेशन आर हेल्प इन ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, फिजिकल कैपिटल। तो देन आंसर विल बी द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। वो मदद कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी दिया है कि इन्वेस्टमेंट हम एजुकेशन में करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स को टर्न करती है ह्यूमन कैपिटल में, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल में। फाइन, समझ गए आप लोग? समझ रहे हो? फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आई होप वर्डिंग्स के साथ कैसा खेलना है आपको समझ में आया हो, ठीक है, क्योंकि ये सारा गेम ना वर्ड्स का ही है, ये सारा गेम वर्ड्स का ही है। एग्जाम में बहुत बार ऐसा होता है कि हम वर्ड्स को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारा आंसर हम गलत देते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आपके वर्ड्स गलत ना हो, ठीक है, आपके वर्ड्स गलत ना हो। इस बात का आपको पूरा पूरा ध्यान देना है, इस बात का आपको पूरा पूरा ध्यान देना है, ठीक है, फाइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं। Receipts of the government that are non-redeemable and cannot be reclaimed from the government, ठीक है, गवर्नमेंट के ऐसे रिसिप्ट जो हम फिर से रिक्लेम नहीं कर सकते गवर्नमेंट को, आर अंडर विच टाइप ऑफ रेवेन्यूज ऑफ गवर्नमेंट, ये कौन से टाइप ऑफ गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, ये किस टाइप ऑफ रेवेन्यू में आता है गवर्नमेंट के, ठीक है। सो कैपिटल रेवेन्यू, सॉरी कैपिटल रिसिप्ट, टैक्स रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसिप्ट, नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो देखते हैं आंसर क्या है। देखिए पहले आप मीनिंग समझ लिए कि कैपिटल रिसिप्ट क्या है। कैपिटल रिसिप्ट मतलब जो लाइबिलिटीज को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, और एसेट्स को कम कर रहा है, इंक्रीजिंग लाइबिलिटी और एसेट्स को कम कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है क्या? नो, ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं है। टैक्स रेवेन्यू मतलब जो सारा रेवेन्यू हम टैक्स से कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। रेवेन्यू रेसिप्ट मतलब ऐसे रेसिप्ट जो नॉन रिडीमेबल है या फिर हम उसको रिक्लेम नहीं कर सकते फ्रॉम गवर्नमेंट, सो दे आर रेवेन्यू रेसिप्ट, ठीक है। तो ये सही आंसर है ऑप्शन 3। नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब जो टैक्स के फॉर्म से हम लोग कलेक्ट नहीं करते, जो टैक्स के फॉर्म से हम लोग कलेक्ट नहीं करते। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। Sorry, this is not the last question, this is second last question. Which of the following is non an abiotic element, ठीक है। ये भी अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ही है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ही है, फाइन। तो नीचे दिए गए अबायोटिक एलिमेंट कौन सा है? दिस इज एन इजी क्वेश्चन, दिस इज एन इजी क्वेश्चन। सो रॉक्स आर अबायोटिक और नॉट, प्लांट्स आर अबायोटिक और नॉट,
ठीक है। अबायोटिक और बायोटिक का मीनिंग जानते हो आप लोग? अबायोटिक एंड बायोटिक का मीनिंग जानते हो? बताइए। बायोटिक मतलब जो लोग जिंदा होते हैं और उनके जो रिसोर्सेज बाद में बच जाते हैं उसे बायोटिक एलिमेंट कहते हैं, और अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स, बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग्स। ठीक है। सो अबायोटिक कौन सा होगा इसमें? अबायोटिक होगा प्लांट्स। ठीक है, ये अबायोटिक है क्योंकि सॉरी 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 नॉट एन अबायोटिक। तो इसमें बायोटिक प्लांट्स है, रॉक्स, विंड्स एंड, देखिए रॉक्स क्या है? अबायोटिक है। विंड क्या है? अबायोटिक है, दे आर नॉट लिविंग थिंग। सनलाइट क्या है? अबायोटिक है। तो यहाँ पर लिविंग थिंग एक ही चीज आती है, विच इज द प्लांट्स। ठीक है, लिविंग थिंग एक ही आ रही है, विच इज अ प्लांट्स, विच इज अ बायोटिक फैक्टर, विच इज अ बायोटिक एलिमेंट और बायोटिक फैक्टर। ठीक है, दिस इज अगेन फ्रॉम योर सस्टेनेबल वाला बुक, यू कैन सॉल्व इट एंड इट्स इजी क्वेश्चन यार। अगर आप 8th में भी होते, 7th में भी होते तो यू कैन आंसर इट। ठीक है, दिस इज द 2 इजी क्वेश्चन। मतलब आप ऐसा समझिए कि 5 मार्क्स आपको फ्री है यहाँ पर। ठीक है, 5 मार्क्स आपको फ्री दिया है यहाँ पर, ऐसा समझिए। ठीक है, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्लाइड। ठीक है, जो आखिरी क्वेश्चन है हमारा। फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयज अ मिनिमम डैश ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयज अ मिनिमम ऑफ डैश नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब फॉर्मल सेक्टर में कितने एम्प्लॉयज डैश कंपलसरी होने चाहिए। अभी हमने देखा 10 इज द आंसर। ठीक है, अभी हम लोगों ने जस्ट देखा ना कि 10 इज द आंसर, इसी स्लाइड में सॉल्व किया था, राइट? इसी स्लाइड में सॉल्व किया था, सो 10 इज द राइट आंसर। फाइन। अगेन दिस इज फ्रॉम योर सस्टेनेबल पार्ट वाला बुक। ठीक है, ये भी फिर से आपके सस्टेनेबल में है। इस स्लाइड में ज्यादा क्वेश्चन सस्टेनेबल के थे। देखिए, सस्टेनेबल इज अ इंपॉर्टेंट बुक। ओके, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इजी थिंग क्या है पता है कि इस बुक से पूछे गए क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होते। ठीक है, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, लर्न ज्यादा करना पड़ता है, आई अप्रिशिएट, लेकिन जनरली यहाँ से पूछे गए क्वेश्चन ना रॉन्ग नहीं होते, क्योंकि उनका फॉर्मेट ही बहुत ईजी है। देखिए ना आप, क्वेश्चन कितने आसान बनाए इन्होंने सस्टेनेबल पे से। वही माइक्रो और मैक्रो पे से थोड़े हार्ड बनते हैं, लेकिन सस्टेनेबल वाला बुक, इसमें अगर आप इनपुट दोगे ना तो आपको डेफिनेटली आउटपुट मिलेगा। यू विल गेन आउटपुट फ्रॉम दिस बुक। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखिए कि अगर आपने सस्टेनेबल वाला बुक नहीं किया है तो प्लीज 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 उसे जाकर रीड कीजिए। ठीक है, उसे आप अच्छे से रीड कीजिए, और उसको कोई टीचर की जरूरत नहीं है, सब कुछ समझने जैसा है। हाँ, जो कंसेप्ट है वो मैंने अपने एमसीक्यूज वीडियोस में कवर किए, तो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप एमसीक्यूज वीडियो में जाइए और उन कंसेप्ट को समझ लीजिए। ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, बहुत कम कंसेप्ट है, बट दिस बुक इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ये बुक आपके लिए बहुत आसान होने वाली है, क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मेन थिंग कि बहुत से क्वेश्चन आसान होते हैं। ठीक है, फाइन। चलिए हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, विच विल बी द सेट 4 ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, सेट 4 होगा क्वेश्चंस में। तो मैंने जो ट्रिक्स एंड टिप्स आपको बताई है वो आप कहाँ पर क्या अप्लाई कर रहे हो, कहाँ पर आपको रिमेम्बरिंग की जरूरत है, कहाँ पर आपको क्वेश्चन कंसेप्ट अगर क्लियर हो तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हो, ये सब कुछ आप मुझे बताएंगे अब इस वीडियो के कमेंट्स में। ओके, और जो मैंने देखा है कि 3 से 4 क्वेश्चन मैंने बताए हुए, मतलब जो मेरे स्लाइड में है वो रिपीट हुए, तो इट्स एन रिक्वेस्ट कि प्लीज आप एमसीक्यूज जाकर देखिए। मेरे वीडियोस में जो एमसीक्यूज मैंने बताए हैं वो जाकर देखिए, क्योंकि उसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको पीवाईक्यूज में पूछे गए, तो डेफिनेटली दे विल हेल्प यू। जिसकी लेवल पीवाईक्यूज से मैच कर रही है वो क्वेश्चन जरूर आपको हेल्प करेंगे, राइट? दे विल गोइंग टू हेल्प यू, राइट? तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप जाइए वहां पर देखिए, और ये चैनल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि यहाँ पर ऐसे एमसीक्यूज मिल रहे हैं जो पीवाईक्यूज में ऑलरेडी रिपीटेड थे। तो बचे हुए एमसीक्यूज में भी नेक्स्ट ईयर आ जाए, या फिर 2024 में आ जाए, 25 में आ जाए, दिस विल हेल्प यू, दिस विल गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, फाइन। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जिसमें हम सेट 4 डिस्कस करेंगे ऑफ पीवाईक्यूज। ओके, फाइन। थैंक यू सो मच एवरीवन, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि कौन सी ट्रिक किस क्वेश्चन को अप्लाई होती है। ओके, फाइन, थैंक यू सो मच।